हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवम राउत और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस, जिसे ही नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में पीलिया कहते हैं या इसे ही इक्टेरस भी कहते हैं, इक्टेरस। ठीक है, तो समझ लेते हैं जॉन्डिस क्या होता है। सबसे पहले अपने बॉडी में जो बिलीरुबिन बनता है, बिलीरुबिन का अपना रेंज होता है, बिलीरुबिन का टोटल रेंज होता है अपने बॉडी में 0.2 से 1.0 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, ये बिलीरुबिन का नॉर्मल रेंज हो गया। अब इसमें भी कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड ऐसे दो टाइप के बिलीरुबिन आ जाते हैं इसमें। तो इसी में बोलेंगे हम, पहला है कॉन्जुगेटेड और दूसरा है अनकॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड का कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.2 से 0.4 मिलीग्राम पर डीएल और अनकॉन्जुगेटेड का होता है 0.2 से 0.6 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक चीज हो गया बिलीरुबिन के बारे में। अब जॉन्डिस में क्या होता है कि ये जो बिलीरुबिन है ये एक्स्ट्रा बनना शुरू हो जाए, एक्स्ट्रा बिलीरुबिन का डिपोजिशन होता है अपने आईज में, डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन इन आइज, उसकी स्क्लेरा में या फिर स्किन, आइज या स्किन में इसका डिपोजिशन होता है। नेल्स में भी होता है बिलीरुबिन का डिपोजिशन, इसलिए वो येलो कलर का हो जाता है सब। जो बॉडी में बिलीरुबिन बढ़ता है उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनेमिया, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ठीक है, जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस को हम एज ए डिसीज नहीं मानेंगे, ये एक सिम्टम हो सकता है हाइपर बिलीरुबिनेमिया का। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस, कितने टाइप के क्या क्या जॉन्डिस होते हैं। तो उसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस, जैसे वर्ड सजेस्ट करता है हीमोलाइटिक, इसमें हीमोलिसिस बढ़ जाता है इरिथ्रोसाइट्स का। वो किस लिख लेते हैं, इंक्रीज्ड हीमोलिसिस ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स का हीमोलिसिस जब बढ़ जाता है तो अपने बॉडी में बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बनने लगता है ना। इरिथ्रोसाइट्स का जो हीम होता है, हीम से आगे हीम का जो डिग्रेडेशन होता है, उसका एंड प्रोडक्ट बिलीरुबिन ज्यादा बनने लगता है। बिलीरुबिन ज्यादा बनने लगा तो लीवर पे प्रेशर आएगा कि उसको कॉन्जुगेट किया जाए, है ना। लीवर का काम क्या है, बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करना। लेकिन वैसे तो लीवर का कैपेसिटी बहुत है बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करने का, 0.3 मिलीग्राम पर डे ये टोटल बिलीरुबिन बनता है अपने बॉडी में। हाँ, लेकिन जो लीवर है वो 3.0 मिलीग्राम पर डे इतना बिलीरुबिन दिन का कॉन्जुगेट कर सकता है। फिर भी इससे ज्यादा जब बनने लग जाता है तब होता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। मतलब लीवर इतना कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये जो इतना जब बिलीरुबिन बनने लगेगा तो लीवर कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा और इसीलिए बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन अपने बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा, वो बॉडी में ज्यादा बनने लग जाएगा। ठीक है, ये कब होता है इंक्रीज हीमोलाइसिस ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, तो ये होगा इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। एग्जाम्पल, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मलेरिया में हो सकता है ये, मलेरिया या सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इतने सब इसमें अपना हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, सो हीमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या होता है, जो बिलीरुबिन ज्यादा एक्सक्रीट किया जाता है बाइल में, उसके कारण आगे चल के उसमें स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन ज्यादा बनने लगता है अपने बॉडी में। मैं पहले लिख ही लेता हूँ। इसमें क्या होगा, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ यूरोबिलिनोजन एंड स्टर्कोबिलिनोजन। साथ ही हीमोलाइटिक जॉन्डिस जो है
हीमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या क्या होता है? एलिवेशन इन सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जैसे अब लीवर की कैपेसिटी कम कम हो गई, लीवर पे ज्यादा प्रेशर आ गया कि वो बिलीरुबिन को उतना कॉन्जुगेट नहीं कर पाता है, इसलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की मात्रा अपने बॉडी में बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरोबिलिनोजन इन यूरिन, जो बिलीरुबिन है उसका आगे ही चल के यूरोबिलिनोजन जो बनता है, जिसके कारण यूरिन को येलो कलर आता है, तो बिलीरुबिन ज्यादा बढ़ गया तो एक्सक्रीशन भी बढ़ जाएगा यूरोबिलिनोजन का यूरिन में। नाउ डार्क ब्राउन कलर ऑफ फीसेस ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन, बिलीरुबिन से बनता है यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन, तो यूरोबिलिनोजन तो बड़ा ही बड़ा, साथ में स्टर्कोबिलिनोजन बड़ा। इसका काम होता है कि फीसेस जो है उनको डार्क ब्राउन कलर देना, तो इसके कारण जो फीसेस है उनका डार्क ब्राउन कलर बढ़ जाता है ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन। ये हो गया अपना हीमोलाइटिक जॉन्डिस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हिपैटिक जॉन्डिस। नाउ सेकेंड है अपना हिपैटिक जॉन्डिस, या उसी को हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है हिपैटोसेल्युलर, जो हिपैटिक सेल्स है, लीवर के सेल्स है, उनमें डिसफंक्शन हो जाता है, उनके जो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं, तो इसमें लिखेंगे डिसफंक्शन ऑफ लीवर ड्यू टू डैमेज टू द पैरेन्काइमल सेल्स। जो लीवर के पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं उनमें डैमेज के कारण अपना होता है हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस या हिपैटिक जॉन्डिस। अब ये किस कारण से हो सकता है, तो इसका कारण है पहला वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है ये, जिसे कहते हैं वायरल हिपेटाइटिस। मैं लिख लेता हूं सारे कारण एक साथ पहले। सो इसमें क्या क्या आ गया, पहले बात तो वायरल इन्फेक्शन, पॉइजन्स, टॉक्सिन्स, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस वगैरह, जिनके कारण भी हेपेटिक डैमेज हो सकता है। बाद में सिरोसिस ऑफ लिवर, ये तो पता ही है, अल्कोहलिज्म के कारण लिवर सिरोसिस होता है। और कार्डियक फेल्यूर वगैरह, इन सब कारणों के कारण हिपैटिक जॉन्डिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि डैमेज टू पैरेन्काइमल सेल्स। नाउ इसमें क्या होता है कि हिपैटिक जॉन्डिस जब हो गया तो लीवर की जो फिर से वही की उसकी कैपेसिटी जो है कि बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करने की, वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण बॉडी में कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों तरह के बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। साथ ही इसमें डार्क कलर ऑफ यूरिन, मैं पर लिख ही लेता हूं। सो क्या है डार्क कलर ऑफ यूरिन, डार्क कलर्ड यूरिन ड्यू टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन एंड यूरोबिलिनोजन। ठीक है, साथ ही इसमें इंक्रीज एक्टिविटीज ऑफ एलानिन ट्रांसअमाइनेज SGPT एंड एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज SGOT रिलीज इनटू सर्कुलेशन। ये क्यों होता है? क्योंकि वही लीवर सेल्स जो डैमेज होता है उनके कारण ये इनका एक सर्कुलेशन में रिलीज बढ़ जाता है, SGPT का और SGOT का। पेल क्ले कलर्ड स्टूल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन। जो हीमोलाइटिक जॉन्डिस हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि यूरोबिलिनोजन तो बढ़ता ही है, साथ साथ स्टर्कोबिलिनोजन भी बढ़ता है, लेकिन हेपेटिक जॉन्डिस में स्टर्कोबिलिनोजन नहीं बढ़ता है, उसका एक्सक्रीशन कम होता है। एक्सक्रीशन छोड़ो, अब्सेंट ही रहता है वो। इसके कारण जो स्टूल है वो ब्राउन कलर के नहीं हो पाते हैं, वो पेल और क्ले कलर के रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है उसमें एक सा सिम्टम दिखता है नॉशिया एंड एनोरेक्सिया, जिसे ही लॉस ऑफ एपेटाइट भी कहते हैं। तो ये सब होता है अपना हिपैटिक जॉन्डिस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। नाउ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट। तो इसमें होता क्या है, जैसे बिलीरुबिन आया, उसका कॉन्जुगेशन हो गया, लेकिन कॉन्जुगेशन होने के बाद उसका जो बाइल में एक्सक्रीशन होना चाहिए था वो एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाइल डक्ट में आ गया अपना ऑब्स्ट्रक्शन। उसमें एक्सक्रीशन नहीं आया तो वो फिर से बॉडी में पूरा फैलने लगता है। ठीक है, तो ये सब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आ सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू गॉल स्टोन्स,
ट्यूमर्स एक्सेट्रा। इन सब चीजों के कारण जो बाइल है वो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो देखते हैं अपने। पहली बात तो मैं लिख ही लेता हूं पहले। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाता है। साथ ही सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा सीरम में बढ़ जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये रिलीज किया जाता है ड्यू टू डैमेज सेल्स ऑफ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट के सेल्स से ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज होता है। नाउ डार्क कलर्ड यूरिन, ये तो होना ही था क्योंकि जो बिलीरुबिन होता है उसका कन्वर्शन आखिर यूरोबिलिनोजन में होता है। नाउ क्ले कलर्ड फीसेस, बिलीरुबिन है उसका कन्वर्शन स्टर्कोबिलिनोजन में नहीं हो पाता, इसके कारण जो फीसेस को ब्राउन कलर नहीं मिल पाता है, इसके कारण वो क्ले कलर के रह जाते हैं। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, फीसेस कंटेन एक्सेस फैट। तो ये क्यों होता है, जैसे बाइल डक्ट जो है उसमें आ गया अपना ऑब्स्ट्रक्शन, तो बाइल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाता। बाइल डक्ट का काम क्या है, बाइल डक्ट से बाइल साल्ट जो आते हैं उनका काम क्या है, फैट डाइजेशन करने का। बाइल जूस ही नहीं आ पाया तो फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए फीसेस में अपने को फैट पाए जाते हैं, एक्सेस फैट मिलता है। साथ ही इसमें दिखता है अपने को पेशेंट में नॉशिया एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेन, ये सब चीजें अपने को देखने को मिलती है क्या में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। नाउ हम पढ़ेंगे जॉन्डिस ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट्स। सो इसमें सबसे पहला है नियोनेटल फिजियोलॉजिक जॉन्डिस। तो ये कैसा होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज हिमोलाइसिस तो होता ही है, ठीक है, इंक्रीज हीमोलाइसिस बढ़ जाता है। हीमोलाइसिस तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ में जो लीवर की कैपेसिटी है, जैसे वो नियोनेटल है मतलब बच्चा है अभी, तो उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं हो पाती है। जो हिपैटिक सिस्टम है वो इमेच्योर रहता है फॉर अपटेक, कॉन्जुगेशन एंड सिक्रेशन ऑफ बिलीरुबिन। तो इंक्रीज हिमोलाइसिस एंड इमेच्योर हिपैटिक सिस्टम, हिपैटिक सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। इसके कारण क्या होगा कि लीवर अपटेक नहीं कर पाएगा बिलीरुबिन को, उसका कॉन्जुगेशन नहीं, और साथ ही बाद में सिक्रेशन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का नहीं हो पाता है उसमें। जो एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, यूडीपी ट्रांसफरेज, ये एंजाइम, इसका काम तो आपको पता होना ही चाहिए। इसका काम है कि जो यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड है उसका ट्रांसपोर्ट करना बिलीरुबिन तक, ताकि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन सके। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो कि यूडीपी डाइग्लूकोरोनाइड बनता है, ठीक है। बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड जो बनता है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है। तो इसकी जो एक्टिविटी है ये भी इन्फेंट्स में लो रहती है, ठीक है, लो एक्टिविटी इन इन्फेंट्स। अब ये तो इस कारण से फाइनली कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नहीं बन पाता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बॉडी में काफी ज्यादा बढ़ जाता है वो, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये बढ़ जाता है कितना, 25 मिलीग्राम पर डीएल, इतना तक उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है, कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये क्रॉस कर सकता है। इसके कारण क्या होता है, जो कंडीशन डेवलप होती है उसको कहते हैं कर्निक टेरस, कर्निक टेरस, इसे कहते हैं कर्निक टेरस, जो कि है हाइपर बिलीरुबिनेमिक, हाइपर बिलीरुबिनेमिक टॉक्सिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है, जिसके कारण मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। इसके कारण होता है मेंटल रिटार्डेशन। तो क्या हुआ कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ गया था, उसके कारण वो ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर सकता है, सो उससे होता है कर्निक टेरस। कर्निक टेरस हाइपर बिलीरुबिनेमिक टॉक्सिक इंसेफेलोपैथी,
ठीक है, और इसके कारण हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन। इसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग दिया जाता है जो कि है फिनोबार्बिटल। ट्रीटमेंट ड्रग जो दिया जाता है वो है फिनोबार्बिटल। ये क्या करता है, ये जो नियोनेट्स होते हैं उनमें लीवर की एक्टिविटी बढ़ा देता है। बिलीरुबिन मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी जो होती है लीवर की वो बढ़ा देता है, ठीक है, इसलिए फिनोबार्बिटल ड्रग इसमें काम आता है। सो नियोनेटल जॉन्डिस जो होता है अपना फिजियोलॉजिक जॉन्डिस, उसके फिर से एक उपाय उसमें और किया जाता है जो कि है फोटोथेरेपी का। अब जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, बिलीरुबिन कैन एब्जॉर्ब ब्लू लाइट वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसीलिए जो नियोनेट्स होते हैं उनको एक्सपोजर दिया जाता है ब्लू लाइट का, ठीक है, उनमें ब्लू लाइट का एक्सपोजर दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि प्रोसेस होती है फोटो आइसोमराइजेशन की, प्रोसेस होगी फोटो आइसोमराइजेशन। फोटो आइसोमराइजेशन से क्या होता है कि जो टॉक्सिक अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है, इसके कारण क्या होगा कि जो टॉक्सिक अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है उसका कन्वर्शन होगा नॉन टॉक्सिक आइसोमर लुमिरुबिन में उसका कन्वर्शन होता है, और ये जो लुमिरुबिन है बाद में इजीली एक्सक्रीट किया जा सकता है बॉडी से, इजीली एक्सक्रीट किया जा सकता है किडनी से। तो ये अपना काम आता है फोटोथेरेपी का, ठीक है। नाउ जॉन्डिस ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट में हम सेकंड पढ़ते हैं क्रिगलर नाजार सिंड्रोम टाइप 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉन्जेनाइटल हिमोलाइटिक जॉन्डिस है। ये एक काफी रेयर डिसऑर्डर होता है जिसमें डिफेक्ट रहता है इन एंजाइम यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, ठीक है, डिफेक्ट इन यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज जो बिलीरुबिन के कॉन्जुगेशन में जिसका काम आता है। तो इसमें बस इतना ही है, इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने लाइफ के फर्स्ट 2 इयर्स में ही उनकी मैक्सिमली डेथ हो जाती है, ठीक है। तो चिल्ड्रन डाई विद इन फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यही होता है क्रिगलर नाजार सिंड्रोम टाइप 1। नाउ थर्ड डिसऑर्डर जिसमें ये है क्रिगलर नाजार सिंड्रोम टाइप 2। टाइप 1 जो था ये काफी सीवियर था, ठीक है, जिसमें चिल्ड्रन मर जाते थे इन फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ। इसमें क्या होता है कि ये भी वैसा ही है, जो बिलीरुबिन के कॉन्जुगेशन में थोड़ी उतना नहीं हो पाता है, लेकिन ये लेस सीवियर डिफेक्ट है। इसमें भी जो यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज जो होता है, ये बिलीरुबिन के कॉन्जुगेशन में क्या बनता है, बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड बनता है, यानी 2 ग्लूकोरोनिल ग्रुप जुड़ते हैं। तो पहला तो जुड़ जाएगा, बिलीरुबिन मोनोग्लूकोरोनाइड तो बन जाएगा, लेकिन वो डाई नहीं बनने देता है, ठीक है। सेकेंड ग्रुप थोड़ा कम जुड़ पाता है, जिसके कारण ये क्रिगलर नाजार सिंड्रोम टाइप 2 देखने को मिलता है, और ये उतना अपना फैटल नहीं हो रहता है, ठीक है। और लास्ट अपने को देखने को मिलता है इसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स में, वो है गिलबर्ट्स डिसीज। तो कोई एक डिसीज नहीं है जिसमें 3 सिम्टम साथ में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कि डिफेक्ट इन अपटेक ऑफ बिलीरुबिन बाय लीवर, ठीक है, अपटेक नहीं हो पाता है। साथ ही इम्पेयरमेंट इन कॉन्जुगेशन, जो बिलीरुबिन अगर फॉर एग्जांपल आ भी गया तो कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है। कॉन्जुगेशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें एंजाइम कॉन्जुगेशन के लिए जो लगता है वो नहीं मिलता। अब कौन सा, वो आपको पता अब तक क्लिक हो जाना चाहिए, जो है यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। एंड लास्ट है डिक्रीज्ड हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ बिलीरुबिन। हेपेटिक क्लियरेंस नहीं हो पाता बिलीरुबिन का, जिसके कारण ये तीनों सिम्टम्स मिला के एक डिसीज बनता है, वो है गिलबर्ट्स डिसीज। तो ये हो गया सारा पिक्चर अपना जॉन्डिस का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने कॉलेज में शेयर कर दो। थैंक यू।